और आइए शुरू करते हैं हमारे खास सीरीज बजट से उम्मीदों। तो पिछले कुछ दिनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी ज्यादा बज़ बना हुआ है। आपके घर से लेकर कारोबार तक हर जगह एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की बात हो रही है। इस बार बजट में भी एआई और रोबोटिक्स पर खासा फोकस रहने की उम्मीद है। बजट में इस सेक्टर पर फोकस इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि भारत लगातार एआई के रिस्पॉन्सिबल और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में 6वें पायदान पर है। वहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एआई फंडिंग के मामले में भारत 10वें पायदान पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री 2025 तक $7.8 अरब के पार पहुंचने की उम्मीद है। अलग अलग अनुमान इस बात को जाहिर करते हैं। भारत एआई के फील्ड में ग्लोबल हब बनने की राह पर निकल पड़ा है। ऐसे में इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस बार बजट में इस पर काफी ज्यादा फोकस होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इंडस्ट्री को उम्मीद है कि बजट में इस बार इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स मिलेंगे, टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, R&D की फंडिंग की व्यवस्था की जा सकती है। एआई रिसर्च और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन होने की भी उम्मीद है। एआई स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी को दूर करने के लिए बजट में व्यवस्था की जा सकती है, जिसकी दरकार भी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इस बजट में एआई के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। अब जब फ्यूचर एआई से जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक रूप से इस फ्यूचर के लिए हमें भी तैयार होना होगा। खास तौर से भारत सरकार ने जो अगले 25 सालों का एक खाका तैयार करने की कोशिश की गई है, उन 25 सालों के डेवलपमेंट में और जो हमारे गोल्स हैं उनमें एआई बड़ी अहम भूमिका निभाने वाला है और इसलिए बात अभी से करनी आवश्यक होगी, काम अभी से करना आवश्यक होगा और इस तरह के प्रावधान करने भी बहुत जरूरी होंगे। इसलिए इस बार बजट में क्या कुछ खास रह सकता है, इसको लेकर इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ Coreover.ai के फाउंडर और सीईओ अंकुश सबरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट अमित दुबे हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंकुश जी, जैसा हमने बताया कि एआई को लेकर तो अच्छा खासा बज़ है ही। अब तो गवर्नमेंट भी लगातार जो है अपनी पॉलिसीज में गाहे बगाए एआई पर चर्चा कर रही है, रोबोटिक्स पर चर्चा कर रही है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे बात कर रही है। तो इस बार आप किस तरह के रिफ्लेक्शंस की उम्मीद कर रहे हैं बजट से इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए? करेक्ट, या थैंक्स दीपक अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे लगता है कि इंडिया को एक एआई कंट्री की तरह डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखो, एक एआई एज ए सेक्टर अभी उभर के आ रहा है, दूसरा एआई हर सेक्टर में यूज हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सेक्टर है जहां पे एआई का यूज नहीं किया जा रहा है, राइट? प्रेडिक्शन, ऑपरेशंस, सेल्स, हर फंक्शन में, हर सेक्टर में यूज हो रहा है। और अभी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी दे रहा है, फंड्स भी दे रहा है एआई कंपनीज में, कॉग्निटिव कंपनीज में। मुझे लगता है उसकी थोड़ी और जरूरत है ताकि और स्टार्टअप्स आ पाए। अभी भी अगर आप कंपनी से पूछोगे, 60% कंपनीज बोल रही हैं कि दे हैव शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। और जितने भी हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, ओनली 2.5% पीपल हैव एआई नॉलेज। तो एआई कंट्री तो बन सकता है, फंडिंग भी शायद गवर्नमेंट देगी, नए स्टार्टअप्स आएंगे, लेकिन हम एम्प्लॉइज कहाँ से लाएंगे? आई थिंक एक तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि स्टार्टअप्स आए, और दूसरा एआई स्किल कैसे स्कूल लेवल पे, ना कि सिर्फ कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे भी कैसे एआई इंड्यूस किया जाए ताकि ज़्यादा एम्प्लॉइज या स्किल्ड फोर्सेस आए, ताकि हम एआई प्रोजेक्ट्स ज़्यादा कर पाएं और कंट्री को एक एआई कंट्री बनाएं। एब्सोल्युटली। अमित जी, अभी एआई को लेकर जिस तरह का फोकस रहा है सरकार का, काफी एनकरेजिंग रहा है। इनफैक्ट कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि साथ साथ चला जाए एआई के, और मुझे लगता है कि उस ट्रेन को राइट टाइम पर पकड़ने की कोशिश हुई है। हम बात करते हैं, जब थोड़ा सा हम इतिहास देखते हैं अपना, इकोनॉमिक हम हिस्ट्री देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेन एक बार 60-70 के दशक में, जब फोर टाइगर ऑफ एशिया उभर रहे थे, चाइना उभर रहा था, उस समय हमने छोड़ दी। तो अब लग रहा है कि भारत
अतीत की जो गलतियां उसको दोहराना नहीं चाहता है। एआई फ्यूचर है, टाइम पे पकड़ लीजिए, टाइम पे आत्मसात कर लीजिए और दिखा दीजिए कि फिर भारत जो है उसमें अग्रणी भूमिका भी निभा सकता है। दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। और यदि आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का विजन देखें तो अभी 3 हफ्ते पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कांग्रेस समिट हुआ था, और उसमें उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि अगले जो 10 साल हैं वो एआई और क्वांटम के हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखना है, कैपेसिटी बिल्ड करनी है और भारत को इसमें नेतृत्व करना है। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, जैसा कि अभी अंकुश जी ने कहा कि भारत को यदि हम एआई और क्वांटम के लीडर के तौर पे देखेंगे तो अगली जो डिकेड है वो हमारी होगी, और यदि हम मिस कर गए तो ये अपॉर्चुनिटी कोई दूसरा ले जाएगा, क्योंकि आगे चीज़ें तो इन्हीं के बेस पर डेवलप होने वाली हैं। एआई, जैसा कि अंकुश ने कहा कि हर जगह यूज़ हो रहा है, लेकिन रिसोर्स नहीं है। वो रिसोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो टाइमली जो मॉड्यूल शुरू होने चाहिए थे एजुकेशन सिस्टम में वो नहीं हुए, लिमिटेड लोग हैं। तो एक एग्रेसिव प्लान की ज़रूरत है, एक एग्रेसिव पॉलिसी की भी ज़रूरत है, और बजट डेफिनेटली। अभी 2020-21 का यदि आप बजट देखें तो 8,000 करोड़ रुपए दिया गया था सिर्फ क्वांटम के लिए। अभी उसी तरह का एग्रेसिव बजट हमें एआई और एमएल के लिए भी देना होगा, रोबोटिक्स के लिए भी देना होगा। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद रिवोल्यूशनरी होंगी इकोनॉमिक अपग्रेडेशन में, और जो $5 ट्रिलियन का हम ख्वाब देख रहे हैं उसमें एआई डेफिनेटली कुछ नहीं तो $500 ट्रिलियन या $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन कर सकता है अगले 2-3 साल में। ये मेरा अनुमान है, यदि हम सिर्फ 4-5 बिलियन भी इन्वेस्ट कर दें ऑनेस्टी से तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है, और ये प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला भी है। तो मेरे ख्याल से बजट में हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो स्टार्टअप इंकरेजमेंट को लेकर हो, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर हो, और या चाहे इंडस्ट्रियल सब्सिडीज देना है या इंसेंटिव्स देने हैं या उनको वेवर करना है जो लोग भी एआई को यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पार्ट होना चाहिए बजट का, ताकि अधिकतर लोग उसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें। और यदि हम टेक्नोलॉजी बिल्ड कर लेंगे तो हम ही लीड करेंगे, फिर हम उस टेक्नोलॉजी को बेचकर और अपनी इकोनॉमी में हेल्प कर सकते हैं। तो ये दोतरफा फायदा होता है। यदि आप किसी भी R&D में इन्वेस्ट करते हैं, आप देखेंगे जितनी भी ऐसी इकोनॉमीज हैं जो वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं, चाहे वो चाइना को भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, वो इनोवेशन के कारण लीड करते हैं। तो इनोवेशन पर अब फोकस हुआ है इंडिया का, बहुत सीरियस है गवर्नमेंट। तो उम्मीद भी है लोगों की कि अच्छा खासा अब उस तरह का बजट में एलोकेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की गाइडलाइंस बनाई जाए, ताकि अधिकतर स्टार्टअप्स एआई को अब यूज़ करें और उसको लेकर सॉल्यूशंस बनाएं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो। एब्सोल्युटली। सब्रवाल साहब, मैं देख रहा था कि एक तो गवर्नमेंट का नजरिया होता है, एक तो गवर्नमेंट का विजन होता है, लेकिन उस विजन के साथ चलने के लिए इंडस्ट्री भी तैयार है। गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट दिखा रही है, हमारे जो इनोवेटर्स हैं, हमारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी साथ साथ चलने को तैयार है। और मुझे लग रहा है इसका एक रिजल्ट जो है, इन एफर्ट्स का रिजल्ट भी हमारे पास साफ दिख रहा है। मैं पढ़ रहा था हमारा जो एआई एडॉप्शन बाय ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तो हम नंबर 1 रैंक हुए हैं। नंबर ऑफ न्यूली फंडेड एआई कंपनीज के मामले में 2013 से 21 में हम 7th पोजीशन पर हैं। इसके अलावा हम सेम इंडेक्स में, जो कि स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स है, उसमें हम नंबर ऑफ एआई जर्नल पब्लिकेशन में दुनिया में 3रे नंबर पर हैं। इस तरह से हम अलग अलग पैरामीटर्स पर अब हमें दुनिया भी मान रही है। इतना जबरदस्त न सिर्फ इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बल्कि हम रिवॉल्यूशन की कगार पर खड़े हैं, और वो भी बहुत अर्ली स्टेज में ही। ऐसे में इतने क्रूशियल मोमेंट पे आप लोग क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? पेन पॉइंट्स क्या हैं? कुछ प्रॉब्लम्स आपको भी आई होंगी, चैलेंजेस आपको भी आए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि जिनमें अगर गवर्नमेंट की नजर भी पड़ जाए ना, तो वो आसानी से दूर हो जाते हैं। तो वो क्या है? राइट, जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स बोले वो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बताऊं, पहले हम आईटी में क्या हुआ, 30 साल पहले आईटी इंडस्ट्री इंडिया में आई। तो पहले हम क्या करते थे, आईटी सर्विस कंपनीज, हम प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म्स बनाते थे कंपनी, मतलब वेस्टर्न कंपनीज के लिए। हम एआई में काम करते थे, डेटा एनालिटिक्स में काम करते थे, हम प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स बनाते थे वेस्टर्न कंपनीज के लिए। डेटा जनरेट होता था वेस्टर्न कंपनीज के लिए, लेकिन अब जैसे इकोनॉमी डेवलप हो रही है, डेटा हम ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं। इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि नए नए यूज केसेस आ रहे हैं। नए नए यूज केसेस आने के कारण नई नई कंपनीज आ रही हैं, नई नई कंपनीज आने के कारण नई नई इंडस्ट्रीज उभर के आ रही हैं, राइट, डेटा और एआई के यूज में। तो जैसे ही वो डेटा यूज होता है, नई इंडस्ट्रीज आती हैं, इकोनॉमी फर्दर ग्रो होती है, साइकिल रिपीट होता है, राइट। मुझे लगता है गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए जो वो करना शुरू किया है,
ये जो नंबर 1 अडॉप्शन ऑफ एआई है, लेकिन उसमें ये देखना है कि कितना हम अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कर रहे हैं, और कितना वेस्टर्न कंपनीज के लिए कर रहे हैं, राइट। मेजरली एआई यूज हो रहा है आईटी सर्विस कंपनीज के लिए, और आईटी सर्विस कंपनीज का मुझे लगता है 80-90% रेवेन्यू बाहर से आता है। वी आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स फॉर दैट। तो अब मुझे लगता है हम स्टार्टअप्स रेडी हैं, जैसे आपने बोला, और उसमें ज्यादा एनकरेजमेंट दी जाए जहां पे एआई यूज करे, प्रोडक्ट बनाए इंडिया के लिए। हाँ, इंडिया के लिए प्रोडक्ट बनाए, इंडिया में डेटा रहेगा ताकि हम उसको यूज कर पाए, मोनेटाइज कर पाए, जहां पे भी कंसीडरिंग प्राइवेसी प्रॉपर्ली, और इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर जाएं, राइट। एआई यूज करना एक मेजर नहीं होना चाहिए। एआई यूज करके इंडिया का प्रोडक्ट हो और वो यूज इंडिया में हो, कंज्यूमर्स इंडिया में हो, तो मुझे लगता है वो फोकस होना चाहिए। उसमें थोड़ा इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट फंडिंग। अब मुझे पता है कि इवन वी गॉट फंडिंग फ्रॉम IIIT दिल्ली, उनके पास 100 करोड़ का बजट है सिर्फ एआई कॉग्निटिव स्टार्टअप्स के लिए। गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि सबको पता नहीं है शायद, मुझे लगता है अगर वो बजट में आएगा तो इट विल बी मोर पब्लिक, ताकि स्टार्टअप्स और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो उस सर्विसेज का फायदा उठा पाए। अभी भी 15,000 करोड़ का फंड्स हैं, ग्रांट्स हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को लेके। मुझे लगता है मुश्किल है, लोगों को पता नहीं चल रहा वो ग्रांट्स फंड्स हैं कहाँ पे। वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन अगर कर पाए तो मुझे लगता है फंड्स की कमी नहीं है हमारे इंडिया। ओके, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि बजट में कोई बहुत ज्यादा कोई नए ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो सरकार कर रही है वो पर्याप्त है, हमारे पास ऑलरेडी ग्रांट है, लेकिन उनके बारे में अवेयरनेस ज्यादा हो, उस इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा ज्यादा वाबस्ता हो पाए लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें तो देखिए गवर्नमेंट को अपनी भूमिका निभानी होगी। अमित, हम गवर्नमेंट का पूरा फोकस रहा है, खासतौर से हम जब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPI की हमने चेयर ली है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एआई पे जाएं, क्योंकि एआई ऐसी चीज है कि ठीक है वो आपके बहुत सारे पेन पॉइंट सॉल्व तो करेगी, आपको सहूलियतें देगी, लेकिन चैलेंजेस होंगे, थ्रेट्स भी होंगे उसके एआई से रिलेटेड। तो हमें दोनों को साथ में चलना होगा। आप टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और इससे जुड़े हुए थ्रेट्स के जो आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, चाहे कानून की कमी हो गई, चाहे वो बढ़ता हुआ दायरा है, इससे जुड़े हुए जो थ्रेट्स, आप सब चीज उस चीज को समझ रहे हैं। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच कैसे हो कि हम टेक्नोलॉजी भी को भी हम एनकरेज करें, लेकिन उससे जुड़े हुए थ्रेट्स के लिए भी हम जरूरी बजटरी एलोकेशन, जरूरी कानूनी प्रावधान करते रहें। बिल्कुल, ये चीज बड़ा ध्यान से करना होगा, क्योंकि एआई का मिसयूज भी बहुत होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि जो ह्यूमन सेंट्रिक एआई है, भारत GPI का चेयरमैन है, लीड ले रहा है, और अभी G20 में भी एआई कोलैबोरेशन को लेकर लीडरशिप ले रहा है भारत। तो ये जो एआई का जो मेन कोर है वो है डेटा, और जितना एक्यूरेट और ज़्यादा डेटा आपके पास होगा उतना इफेक्टिव एआई प्रेडिक्टिव इंजन्स बनते हैं। तो इसलिए आप यदि उसका मिसयूज करने के डायरेक्शन में यदि चल पड़े कि ऑफेंसिव हो गए, अटैक वेक्टर बनाने लगे, या कोई ऐसी चीज बनाने लगे जो डिस्ट्रॉय कर सके लोगों को, उसके बारे में ऐसी चीजें पता कर सके जो शायद ह्यूमन दृष्टि से सही नहीं है। जैसे भी चाइना ने क्लेम किया था कि वो लॉयल्टी चेक करते हैं एआई के द्वारा। अब लॉयल्टी चेक करना मेरे ख्याल से किसी की प्राइवेसी का सबसे बड़ा ब्रीच होगा, या बाउंड्रीज ब्रेक करना होगा। तो ऐसी डायरेक्शन में रिसर्चेस ना हो, और एआई की रिसर्च के नाम पर वो फंड गलत जगह ना यूज हो जाए। इसलिए गाइडलाइन बनानी होगी कि हम एआई इंकरेज तो कर रहे हैं, पर एआई हम इस सेक्टर में प्रायोरिटी पर रखेंगे, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो लॉजिस्टिक सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, या आपका जितने भी ह्यूमन सेंट्रिक एरियाज हैं जहां पर हम एंड यूजर को सीधे सीधे सर्विस दे रहे हैं और कन्वीनियंस दे रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर सीधे लाइफ इम्पैक्ट करती है। लेकिन एआई के नाम पर वही फंड कोई ऑफेंसिव एक्टिविटीज में ना यूज होने लगे, या ऐसे टूल ना बना ले कल के दिन, वो भी एक गाइडलाइन रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्राइटेरिया जब तक नहीं होगा वो फंड सही तरीके से यूज नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली यू आर राइट कि ऐसे कंसीडरेशंस के लिए एक पॉलिसी भी चाहिए कि भाई ये कहां पैसा यूज होगा। लोग हर तरह के रिसर्च कर रहे हैं इस समय। एआई जैसे ChatGPT आया और आपने देखा कि उसके बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया लोगों को लग रहा है कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उससे पहले तक हिच था, लेकिन अब जिस तरह की रिसर्च हो रही है उसमें मैंने देखा है कई सारी ऑफेंसिव डायरेक्शन में भी जा रही हैं, तो वो रोकनी होंगी और एक सही डायरेक्शन में पॉजिटिव यूज करना होगा, तभी मेरे ख्याल से हम लीड ले पाएंगे। वरना हम उन मैस में फंस जाएंगे कि हमारे सामने
हर तरह के लोग हैं और फिर हमारे गाइडलाइन या पॉलिसीज या रेगुलेशंस उस समय तक प्रिपेयर्ड नहीं होंगे और हम लॉ एनफोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में फंसे होंगे। एब्सोल्युटली, हमें फ्यूचर, बिल्कुल अमित आपने सही कहा, हमें फ्यूचरिस्टिक तो होना है, हमें डेवलपमेंट के एंगल से उसको देखना है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से भी देखना है। और ये क्रिटिकल एंगल जो है वो एनालिसिस गवर्नमेंट, दूसरे स्टेक होल्डर्स, मीडिया, सब जगह से आनी चाहिए, ताकि जो रियल थ्रेट्स है उनका पता चल पाए। और रियल थ्रेट्स अगर टाइम पे, अगर आज तो हम देख रहे थे चैट जीपीटी पे एआई बेस्ड बजट भी है, आप पूछिए कि कैसा बजट आने वाला है, वो चैट जीपीटी आपको बजट भी बता रहा है, तो वो सारी प्रेडिक्ट कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर एक अलग चल, तो लेकिन देखिए ये सब चीजें हैं सहूलियत के लिए, आपको थोड़ा सा चमत्कृत भी करेंगी ये सारी चीजें। अच्छा, एक अभी आपने जो पेन पॉइंट की बात की है दीपक जी, मैं वहां एक इंट देना चाहूंगा। ये गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा डेटा होता है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डेटा होल्ड करके बैठी हुई है और वो एआई में यूज नहीं हो पा रहा क्योंकि वो पॉलिसी नहीं है उस डेटा को यूज करने के लिए। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को थोड़ा वहां पर भी एक गाइडलाइन बनानी होगी, चाहे वो हेल्थ का डेटा हो, चाहे वो क्राइम का डेटा हो, चाहे वो फाइनेंस डेटा हो, बैंकिंग डेटा हो, वो डेटा भी यूज होना चाहिए। और उसके द्वारा जब तक वो डेटा स्टार्टअप को या कंपनीज को नहीं मिलेगा, बिल्कुल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फंसी हुई है, गवर्नमेंट फंसी हुई है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डेटा पे, कि अब गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर होगा कि अगर वो आम लोगों का डेटा कहीं शेयर करते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी में करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे हो पाए। तो शायद फूंक फूंक के कदम रख रही है गवर्नमेंट भी, ताकि ऐसा ना हो कि आधार और बाकी सब चीजों की तरह एकदम कटघरे में भी कई बार जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक मैच्योर डिसीजन लेंगी सरकार और अपने हिसाब से लेंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट आपने बात बोली कि डेटा सरकार के पास पड़ा हुआ है, कैसे उसका सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इस पे तो विचार करना ही होगा। अंकुश जी, अब मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो भारत में हम सब देख रहे हैं, मैं तो बजट देख रहा हूं, बड़े बड़े प्रोजेक्शंस हैं, आप कह रहे हो ऑलरेडी हमारे पास फंड है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक आम एंटरप्रेन्योर जो कि एआई में आना चाहता है, रोबोटिक्स में आना चाहता है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आना चाहता है, कौन कौन से एरियाज हैं, अगर बजट में एलोकेशंस थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सरकार बढ़ा दे तो नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं, नए रोजगार पैदा हो सकते हैं, नए कारोबार पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं थोड़ा करेक्ट करूं तो स्किल्स की कमी है, स्किल्स की कमी है, वर्कफोर्स है, एब्सोल्युटली अभी भी है। हाँ, तो जैसे एआई एक काफी ब्रॉड एस्पेक्ट है, उसमें मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। अब मशीन लर्निंग हम अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे हम बोला, हर सेक्टर में यूज करते हैं। एक कैंसर डिटेक्शन में, मतलब अगर मैं बेसिक बोलूं तो हम सैंपल्स लेते हैं, जो भी डेटा अवेलेबल है, तो हम उसका मॉडल बनाते हैं। तो अब जब एक नेक्स्ट एक यूज केस आता है तो हम मॉडल के हिसाब से बताते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, एक मॉडल बनाना है। तो मुझे लगता है कोई भी फील्ड जो किसी के इंटरेस्ट में है, चाहे वो मीडिया है, चाहे ट्रैवल है, चाहे फिनेंस है, चाहे बैंकिंग है, कोई भी सेक्टर, हेल्थ केयर है, किसी भी सेक्टर को लेके डोमेन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एआई एक टेक्नोलॉजी है, एक उसके अंदर मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कन्वर्सेशनल एआई, कॉग्निटिव, कंप्यूटर विजन, कुछ भी ले लो, लेकिन एक डोमेन में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो जैसे डोमेन का इंटरेस्ट आपको आ गया, उसके बारे में पढ़ें, ताकि अगर कोई कंपनी ज्वाइन करोगे एज ए फ्रेशर, तो उसके ऊपर आप देखो काफी टूल्स है, जैसे टेंसरफ्लो गूगल का है, वो फ्री है। उसके ऊपर अगर पाइथन आप सीखते हो तो पाइथन में काफी लाइब्रेरीज हैं और फ्रेमवर्क को यूज करना इजी हो जाता है। जैसे टेंसरफ्लो यूज करना थोड़ा मुश्किल है, पाइथन में एक लाइब्रेरी है केरास, उसको यूज करोगे तो इजी हो जाएगा। वो सब ओपन सोर्स है। पाइथन अगर आप यूज करोगे तो एआई बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए ताकि एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं कि हमने एआई यूज किया, हमने कॉलेज प्रोजेक्ट किया और हमें एआई आता है। एक रियल डेटा, जैसे डेटा की बात हो रही थी, डेटा मिल जाता है आपको। डेटा चैट जीपीटी ने भी तो डेटा पब्लिकली अवेलेबल डेटा लिया है, और गवर्नमेंट भी आज डेटा दे रही है ओपन डेटा पॉलिसी के हिसाब से। आप इंटरेस्ट डेवलप करें, किसी भी कोई भी टूल सीख लें, टेंसरफ्लो, कोई भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग टूल देख लें, पाइथन सीख लें, तो फिर आप देखो उस टेक्नोलॉजी में कैसे आप प्रॉब्लम लो, फिर आप बनाओ, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। और ये हम जो रोजगार की बात करते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी जो कहती है कि साहब हम लाखों,
ये इतना बड़ा एरिया है जहां पर एक बहुत बड़ा टैलेंट गैप है, बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से लाखों में होगा। तो उस टैलेंट गैप को देखिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो क्रिटिसिज्म आते हैं रोजगार को लेके, अगर आप इस टैलेंट गैप को कम करने के लिए आप अपस्किलिंग पे ध्यान दीजिए, आप रीस्किलिंग पे ध्यान दीजिए, आप इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाइए ट्रेनिंग रिसोर्सेज ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आपने ये सब कर दिया तो एक जो नए यंगस्टर्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और दूसरा आपकी भी तो वाहवाही होगी, आप भी एक वेलफेयर गवर्नमेंट कहलाएंगे, है ना। कुछ कहना चाह रहे हैं अंकुश? हाँ जी, मैं पढ़ रहा था, कहीं वहां पे लिखा था कि बाय 2030 बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक रिसोर्सेज वी विल लूज $1.9 ट्रिलियन। माय गॉड, आप समझ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे हम खुद प्रोडक्ट बनाए या बाकी कंपनीज के लिए बनाए, सो वी विल लूज अराउंड $2 ट्रिलियन बाय 2030 अगर हमने ये स्किल गैप इसको ब्रिज नहीं किया। एब्सोल्युटली। और हम $5 ट्रिलियन, फिर उसके बाद हम आगे के हमारे $10 ट्रिलियन, और फिर 2047 तक जो हमारे लक्ष्य हैं 20 और उसके आगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाने के, उसमें अगर इस तरह के अगर हमने गैप छोड़ दिए तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारी उस जर्नी को, ये बहुत रुकावट उसमें पैदा करेगा। तो उम्मीद यही है कि इस बार गवर्नमेंट का फोकस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो अलाइड सर्विसेज हैं उस पर होगा, और एक पर्याप्त बजटरी एलोकेशन आएगा, एक पर्याप्त फोकस देखने को मिलेगा, यही उम्मीद करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू सो मच। अंकुश सब्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो ये तो बात हो गई एआई और रोबोटिक्स इंडस्ट्री की, लेकिन अब आपको सुनाते हैं आम आदमी के दिल की बात। हेल्थ के मोर्चे पर क्या चाहते हैं दिल्ली और मुंबई के लोग। हम बजट से पहले आम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। देखिए दिल्ली से अम्बरीश पांडे और मुंबई से सुबोध मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सरकार का फोकस लगातार देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का है, और उसके बावजूद दिल्ली के एम्स के पास हम खड़े हैं, और यहाँ पर लोगों का ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये किसी मार्केट की भीड़ नहीं है, ये वो भीड़ है जो कि देश के अलग अलग कोनों से अपने मरीजों के लिए, अपने तीमारदारों के हिसाब से आ रही है। क्यों? क्योंकि उनके स्टेट्स में वो सुविधाएं नहीं हैं, या शायद वो यहाँ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या होगा? माधुरी देवी। आप इनके साथ हैं? क्या हुआ इनको? इनको ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर है जी। तो आप वैसे कहाँ से आप? बिहार से, मधेपुरा जिला। तो बिहार में भी तो एम्स है, बिहार में एम्स क्यों रेफर किया? पटना से आईजीएमएस से रेफर किया। आईजीएमएस पटना से रेफर किया दिल्ली एम्स, वहाँ मशीन नहीं थी। वहाँ मशीन नहीं है? नहीं, बहुत सारे मशीन नहीं। तो और वहाँ पे और डॉक्टर ने क्या बोला? और कुछ बाकी जांच की थी या फिर सब कुछ यही करने के लिए? जांच की, लेकिन जो बीमारी है उसका मशीन वहाँ नहीं थी। मतलब वहाँ के एम्स ने ये कहा कि वहाँ बीमारी की मशीन नहीं है, इसके लिए आपको रेफर कर दिया दिल्ली एम्स के लिए। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि सरकार से आप क्या चाहते हैं कि आपको यहाँ आके क्या सुविधाएं मिले, या फिर वहाँ के अस्पतालों को और क्या बढ़ाना चाहिए? वहाँ जो मशीन नहीं है, मशीन चाहिए, हम लोग को सुविधा होगी, नहीं तो वहाँ से हम लोग को आने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ जल्दी एम्स के अंदर हम लोग को बैठने तक नहीं देता है, रात को रहने तक नहीं देता है। आप पेशेंट है, कैंसर वाले बिल्डिंग में लेडीज हूँ, अकेले इन संभलता नहीं है, इसका ब्रेन भी कुछ गड़बड़ है। वहाँ भी अंदर में एक के सिवाय दूसरे को रहने नहीं देता है। हमको परेशानी बहुत होता है जब केमो लगता है। तो वो जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ मिल रही हैं? नहीं, हम लोग को बाहर से लेनी पड़ती है, बहुत महंगा मिलता है बाहर से, बहुत 12,000 का केमो लगता है। अपना इलाज है कोई और भी है? ले रही है। क्या हो गया आपको? नेफ्रो की प्रॉब्लम थी। तो ये इलाज हरियाणा में उपलब्ध नहीं है? नहीं था, बल्कि यहाँ आके मुझे आराम मिला। नहीं तो हरियाणा के अस्पतालों में क्या दिक्कत है? वहाँ पे क्या मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं? वहाँ इतने संसाधन नहीं है, दवाई भी नहीं है, थोड़ी डॉक्टर भी है, कई स्पेशल डॉक्टर नहीं है। आपको क्या हो गया? वो बच्चे का ब्रेन में थोड़ा सा नस का प्रॉब्लम है। आप हैं कहाँ से? झारखंड। आप झारखंड से आए हैं? जी। तो ये इलाज तो वहाँ नहीं हो सकता था? नहीं, झारखंड में वहाँ गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर और फैसिलिटी का कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। उन्होंने रेफर किया? सर जो ऐसे यहाँ पे हमें जो फैसिलिटी मिल रही है, हर चीज़ हमें MIR से लेकर हर चीज़ हमको वहाँ जो मिल रही है यहाँ पे, वही फैसिलिटी हमको वहाँ मिल जाए सर हमारे यहाँ। तो फिर यहाँ हमें किराया भाड़ा और अपना समय बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है सर?
तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि योगी बाबा से कहें कि वहाँ पे सारी सुविधाएं हमको दी जाए। तो देखा आपने, लोगों का यही कहना है कि हमारे ज़िलों में भी, अपने राज्यों में भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए और जो दवाएं, जो इलाज है, वहाँ पर जो डॉक्टरों की संख्या है वो वहाँ बढ़नी चाहिए, ताकि सबको भागकर दिल्ली का रुख न करना पड़े। कैमरामैन शिवशंकर के साथ अमरीश पांडे, जी मीडिया। 1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है। इस बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर के भी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इस समय मैं मुंबई के सर जे हॉस्पिटल के बाहर हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनको भी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, खास तौर से हेल्थ सेक्टर को लेकर के। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये चाहते क्या है। सर, बजट आने वाला है और इस बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। आपकी उम्मीद क्या है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं देश की वित्त मंत्री से? हमारा ये एक्सपेक्टेशन है, एक आम आदमी के नज़रिए से अगर सोचा जाए हम लोग, कि अगर दवाइयाँ थोड़ी सस्ती होएं तो उससे बहुत लाभ होएगा, बहुत फ़ायदा होगा। और ये मैं कौन सी दवा बोल रहा हूँ जो अक्सर उमूमन लोगों को होती है, सर्दी ज़ुकाम वगैरह। कोविड के बाद देखा जाए तो लोग डर जाते थे, तो ये इस रिलेटेड दवाइयाँ जो उमूमन लोगों को होती रहती हैं, बुखार सर्दी, ये दवाइयाँ थोड़ा कम हो तो आम आदमी को बहुत फ़ायदा हो। आज किसी भी बीमारी का चेकअप कराने जाओ तो हज़ारों लाखों रुपए उड़ जाते हैं, तो इन चीज़ों से छुटकारा मिलना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि दवाइयों की कीमत इतनी कम होना चाहिए कि आम आदमी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो बर्दाश्त कर सके। मैं चाहता हूँ कि एम्स जैसे हॉस्पिटल्स यहाँ पर भी होने चाहिए और लोकल जो रेसिडेंट्स है, लोकल पब्लिक है, उन तक ये फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए आना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए ये सब चीज़ें। और स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि जेनरिक मेडिसिन जो है उसको यहाँ पर काफ़ी गवर्नमेंट ने इसको और सस्ती करके इसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग उसको यूज़ करें। हमारे देश की वित्त मंत्री खुद एक महिला है, तो वो ज़्यादा समझ सकते हैं कि महिलाओं का कितना रोल है इस देश में, क्योंकि वो घर भी संभालती है और अपने काम भी संभालती है। तो अगर हम लोगों के बारे में अगर ज़्यादा सोचा जाए, हमारी हेल्थ के बारे में, और इस बार ज़्यादा बजट निकाला जाए महिलाओं के क्षेत्र में, तो बहुत बेहतर होगा। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि चाहे वो दवाइयाँ हो या फिर इंश्योरेंस सेक्टर हो मेडिकल का, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का, इन सभी जगहों पे उन्हें उम्मीद है कि इस साल के जो बजट आएगा उसमें कुछ ना कुछ जो वित्त मंत्री जी हैं वो जरूर इस तरह की चीज़ें रखेंगी और खासतौर से मुंबई के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। कैमरामैन प्रमोद के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। और आइए शुरू करते हैं कवर स्टोरीज। टेक कंपनियों में पिछले कुछ महीनों से लगातार छटनी की खबरें आ रही हैं। कर्मचारियों की ईमेल बॉक्सेस में नौकरी से निकाले जाने के मेल पहुंच रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि इस वक्त कितने आईटी कर्मचारी पूरी रात जो है वो ढंग से सो भी पा रहे हैं या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की अगर हम बात करें इंटरनेशनल कंपनीज की, तो हजारों कर्मचारियों को एक झटके में नौकरी से निकाल दिया गया। इन कंपनियों में पहले ट्विटर, मेटा, अमेजॉन ने भी हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये छटनी का दौर ज्यादातर टेक कंपनियों में नजर आ रहा है। और हम इंटरनेशनल के साथ साथ हम अगर हमारी टॉप आईटी कंपनीज देखें तो आंकड़े बता रहे हैं कि वहां पे भी जबरदस्त छटनियां चल रही हैं। इनफैक्ट Q2 और Q3 में तो बड़ी छटनियां हुई हैं हमारी टॉप आईटी कंपनीज में। और अब इसमें शामिल हो गई है विप्रो भी। विप्रो ने भी हाल ही में एक बड़ा ले ऑफ अनाउंस किया। ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल करीब 1 लाख लोगों ने अपनी पूरी नौकरी गंवाई थी आईटी सेक्टर में, और 2023 में भी ये सिलसिला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जबकि कॉर्न फेरी की ये रिपोर्ट कह रही थी कि भारत के जो सीईओज हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम छटनियां नहीं करेंगे। लेकिन शायद दूसरे सेक्टर, दूसरी इंडस्ट्रियों के बारे में हम संभवतः कुछ कह पाने की स्थिति में हो, लेकिन आईटी सेक्टर के बारे में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ले ऑफ्स यहां थमेंगे या नहीं। देखिए, कारोबार जगत में छटनियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट layoffs.fyi के अनुसार 2 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी टेक कंपनियों ने कहा है कि वो अपने कर्मचारियों की संख्या में 10% या उससे ज्यादा की कटौती करेंगे। हम थोड़ा सा इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। सिर्फ 1 से 15 जनवरी के बीच का डेटा देखें तो दुनिया की 91 कंपनियों ने छटनी की।
इन कंपनियों ने 24,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अगले 12 महीनों में ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी होने की आशंका है। पूरी दुनिया में मंदी की आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में टेक कंपनियों में हो रही छटनी के पीछे एक दलील आर्थिक मंदी की भी दी जा रही है। दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई जा रही है और इसी का एक तरह से बहाना ले रही हैं ये कंपनियां। और यही वजह है कि कई बड़ी टेक कंपनियां अपना खर्च कम करने में जुट गई हैं। यूरोप और अमेरिका में तो मंदी की आशंका की वजह से टेक कंपनियों ने अपने बजट में भी कटौती करनी शुरू कर दी है। हालांकि छटनी होने के पीछे सिर्फ एक वजह शायद ये ना हो, इसके लिए काफी हद तक खुद टेक कंपनियों का एक पुअर मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है या उनकी अदूरदर्शिता भी जिम्मेदार है। 2020 से 2022 की शुरुआत तक टेक कंपनियों ने जोर शोर से हायरिंग करी, अनाप शनाप हायरिंग करनी शुरू कर दी। इसमें भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। और लेकिन जैसे ही थोड़े हालात बिगड़ने शुरू हुए, थोड़ा सा मार्जिन्स पर दबाव आना शुरू हुआ, तो फिर छटनी शुरू कर दी गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंपनियां अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बजाय पैसा बनाने पर फोकस कर रही हैं। इन्वेस्टर्स भी छटनियों के समर्थन में नजर आ रहे हैं। भारतीय टेक और एडटेक कंपनियां भी कॉस्ट कटिंग में जुटी हुई हैं। भारतीय टेक कंपनियों में हो रही कॉस्ट कटिंग ने इस सवाल को जन्म दे दिया है कि क्या भारत के आईटी सेक्टर में भी मंदी गहराने वाली है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल भारतीय आईटी कंपनियों ने नई नौकरियों के लिए 10% कम विज्ञापन निकाले। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत भी दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। सभी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि जो विश्व में होगा उसका असर भारत पर आना भी स्वाभाविक है। हालांकि ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म PwC के सालाना सर्वे की माने तो भारत में छटनियां होने के आसार कम हैं, क्योंकि सर्वे में शामिल हुए CEO जिसका हम बात कर रहे थे, जो CEOs शामिल हुए PwC वाले में, उनका कहना है कि छटनियां कम से कम होंगी। सर्वे में CEOs ने कहा कि 2023 में कुछ मुश्किलें जरूर पेश आ सकती हैं, लेकिन भारत की स्थिति मजबूत है। PwC के एनुअल CEO सर्वे में 85% जो भारतीय CEOs हैं उन्होंने कहा कि उनकी छटनी की कोई योजना नहीं है। वहीं 96% ने कहा कि उनकी वेतन कटौती की भी योजना नहीं है। 78% CEOs का मानना है कि अगले 12 महीनों में ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ की रफ्तार कम होगी। 57% ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने को लेकर सकारात्मक उम्मीदें जाहिर की। PwC के 26वें एनुअल ग्लोबल CEO सर्वे में 105 देशों के 4000 से भी ज्यादा CEOs ने भाग लिया था और इसमें भारत के 68 CEOs भी शामिल थे। इसके अलावा ये PwC की हमने आपको बताया आंकड़े। इसके अलावा जिसका मैं जिक्र कर रहा था कॉर्न फेरी का, वो कह रहे हैं कि आपका एवरेज जो इस बार इंक्रीमेंट होगा वो 10% होगा और जो सही टैलेंट है उनके लिए तो 30% तक जो है इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ये दो तस्वीरें क्यों दिख रही हैं भारत में? एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि साहब हम छटनी नहीं करेंगे, हमारे CEOs बड़े बुलिश हैं, हमारे CEOs कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ना हम छटनी करेंगे ना हम कटौती करेंगे और नई हायरिंग भी नहीं रोकेंगे, यहाँ तक कि हम इंक्रीमेंट भी 10% देंगे, अच्छे टैलेंट को 30% तक देंगे। और दूसरी तरफ हम IT में देख रहे हैं कि लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। तो ये इतना बड़ा गैप क्यों है? आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारे साथ नाइट्स के फाउंडर प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा जुड़ चुके हैं और नाइट्स ने जो ले ऑफ्स हो रहे हैं उनके खिलाफ लगातार आवाज भी उठाई है और सरकार तक इन ले ऑफ्स को चुनौती भी दी है। नाइट्स का साफ तौर पर यह कहना है कि ये ले ऑफ्स जो हैं वो एक तरह से कानूनों का उल्लंघन है और जो एम्प्लॉय है उनके अधिकारों के विपरीत भी है। लेकिन पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा हरप्रीत, आप लोगों को वजह क्या समझ में आ रही है? इतनी बड़ी मात्रा में छटनियां जो हो रही हैं और इस बार तो विप्रो ने कहा कि एक इंटरनल कोई असेसमेंट किया, उन्होंने टेस्ट वेस्ट कराया और उसमें बच्चे फेल हो गए और हमने उनको नौकरी से निकाल दिया। तो क्या इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? आप लोगों तक क्या बातें पहुंच रही हैं? जी धन्यवाद सर दीपक जी, मुझे सर्वप्रथम आमंत्रित करने के लिए आपके मंच पर स्वागत। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा ये दिग्गज IT कंपनीज हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए कि ये सारी कंपनियां हेडक्वार्टर है US में, ये US ओरिजिनेटेड कंपनीज हैं। इंडियन सेक्टर्स की अगर कंपनी की बात की जाए, जैसे इन्फोसिस हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, TCS हो गए, तो ये एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है दोनों कंपनीज में, मतलब दोनों क्षेत्रों में, जो US बेस्ड कंपनीज हैं और जो इंडियन बेस्ड IT कंपनीज हैं, उनके अगर हम ले ऑफ की चर्चा करें तो ये बात 100% सच है कि कोविड काल के दौरान में ओवर हायरिंग हुई है और इसके कई एक रीजन भी हैं। इसका एक मैं छोटे से उदाहरण से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि जो गूगल मीट है, जिस ऐप के ऊपर काफी कोविड के दौरान में मीटिंग्स हुई और बहुत सी कंपनियों ने उसको
कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा व्हाट्सएप जो है, जिनकी पेरेंट कंपनी अभी मेटा है, उन्होंने भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस लाए ऐप्स के अंदर। तो ये डिमांड को दर्शाता है कि कोविड पीरियड के दौरान जो डिमांड्स थी कस्टमर्स की टेक्नोलॉजी से या डिजिटलाइजेशन से लेकर, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई और उसके अंदर कंपनीज को ज़रूरत पड़ी स्किल्ड मैन पावर की, और जो एक जिसको हम बोलेंगे सीजन्ड आईटी एम्प्लॉयज की, जिनको एक्सपीरियंस था इस क्षेत्र का, और उसके चलते में ओवर हायरिंग हुई। ओवर हायरिंग होने के बाद में जब ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गई और उसके बाद में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है अब एम्प्लॉयज़ की वो ऐप को डेवलप करने के लिए किसी को, तो इसीलिए अब कंपनीज ने छटनी का रास्ता अपनाया है कि अब हम कॉस्ट कटिंग करेंगे। और इसका एक दूसरा रीजन जो है कॉस्ट कटिंग का, वो आता है इन्वेस्टर्स की तरफ से। जैसा कि जो फेसबुक है, जिनकी पेरेंट कंपनी मेटा है, मार्क जुकरबर्ग उनके सीईओ हैं, उनको एक पत्र प्राप्त हुआ था अल्टीमीटर कैपिटल, जो उनके सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, कि आपको जितना वर्कफोर्स के साथ में आप काम कर रहे हैं उतने वर्कफोर्स की आपको आवश्यकता नहीं है। एक इसी प्रकार का एक लेटर गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उनको नवंबर 2022 में प्राप्त हुआ था, जो उनके एक बड़े इन्वेस्टर्स हैं टीसीआई फंड मैनेजमेंट करके, कि आपको कम से कम 1.5 लाख एम्प्लॉइज को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि तो जो क्या कंटिन्यूअस प्रेशर है हरप्रीत, हम क्या ये माने कि कंपनियों के मैनेजमेंट की बुद्धि कहीं घास चरने गई है? उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कितने एम्प्लॉय जो है रखने हैं, कितने नहीं रखने हैं, कब तक रखने हैं। कोई भी इन्वेस्टर आएगा, वो अपना ऑडिट करा देगा, किसी एजेंसी को बोलेगा कि साहब आप इनका वर्कफोर्स ऑडिट कीजिए, और आपको समझ में आ जाएगा। चूंकि वो इन्वेस्टर है इसलिए वो रातों रात कह देगा कि साहब लाखों एम्प्लॉय को निकालो, आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर क्या हम ये माने कि कंपनियां एक तरह से अब डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, उनकी अब उतनी हैसियत नहीं रह गई है कि वो इन्वेस्टर्स के सामने कुछ कह पाएं? जी, अगर हम सिर्फ गूगल के जो लेटर की या जो उनके पत्र की बात करें, तो ये नवंबर 2022 में ही जो लेऑफ्स हैं वो स्क्रिप्ट हो चुके थे कि आगे जाके आप लोगों को आगे आने वाले 2 या 3 महीनों में इतने हजारों एम्प्लॉइज को कम करने की आवश्यकता है। और कंपनीज को और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के, क्योंकि अल्फाबेट जो पेरेंट कंपनी है गूगल की, उसमें टीसीआई फंड मैनेजमेंट का $6 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनीज को खुद को ये एक डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि जिससे अमानवीय व्यवहार जो है, सिर्फ इसको हम कह सकते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म है एक तरीके से, कि मेरा जब तक प्रॉफिट है तब तक मैं एम्प्लॉय को इस्तेमाल करूंगा, जब मेरा प्रॉफिट आ गया तो मैं उसको टिश्यू पेपर की तरह यूज एंड थ्रो कर दूंगा। बिल्कुल सही बात है। ये तो आपकी दूरदर्शिता को दिखाता है कि आप जो फैसले ले रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। चाहे आपने ओवर हायरिंग की है, लोगों को बेंच पे बिठाया हुआ है, लोगों को रिटेन करने के लिए आप पॉलिसी में चेंजेस करते रहते हैं, इसमें बहुत बड़ी अदूरदर्शिता है, ये तो समझना पड़ेगा। लेकिन इसका खामियाजा एक आम एम्प्लॉय भुगतेगा तो ये तो बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा। अब तो थोड़ा इंटरनेशनल कंपनियों की बात हुई, अब हरप्रीत आते हैं हमारे भारतीय कंपनियों में। अब जैसे ये विप्रो का लेटेस्ट केस है, अब इसमें ये बता रहे हैं साहब कि हमने जो है लोगों को निकाल दिया इसलिए कि हमने इनके ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग के बाद इनका जो असेसमेंट आया, इनकी जो इंटरनल असेसमेंट हुई, उसमें ये फेल हो गए, तो हम इनको निकाल रहे हैं। अब ये मतलब इसको लेकर क्या कह रहे हैं? मैं अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। क्या फीडबैक आ रहा है आपको इंडस्ट्री में लोगों से, बच्चों से बात करके? दीपक जी, पर्टिकुलरली विप्रो का केस ले तो इसके बारे में हमने पहले भी आवाज उठाई थी और गवर्नमेंट तक भी ये संदेश पहुंचाया था कि विप्रो ने जब कोविड के दौरान हम ओवर हायरिंग पीरियड की जो बात कर रहे थे, उस समय में सितंबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 आते आते, फरवरी 2022 आते आते तक 12,000 से ज्यादा कैंपस हायर्स किए, उन्हें ऑफर लेटर प्रदान किए। और जब वो इस स्थिति में नहीं थे कि उनको हम एक ज्वाइनिंग डेट प्रदान करें, तो तरह तरह के उनके ऊपर क्लॉजेस लगाते चले गए। पहले उन्होंने उन जो कैंपस के फ्रेश हायर्स हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, पहले उन्हें कहा गया कि आपको
महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 75,000 रुपीज हमें फीस देनी पड़ेगी। जब उसका एक कोल्ड रिस्पॉन्स आया, जो फ्रेशर्स हैं पहले ही एजुकेशनल लोन के दबाव में हैं और उस कर्ज के चलते उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि वो इतना हेफ्टी अमाउंट कंपनी को पे करे। तो जब कंपनी ने इसका कोल्ड रिस्पॉन्स देखा तो उसके अलावा उनको एक और दूसरा ऑप्शन दिया गया कि आप 3 महीने अनपेड इंटर्नशिप कीजिए हमारे साथ में। अनपेड इंटर्नशिप जब 3 महीने मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने की वहां पर, उसके बाद में उनको कहा गया कि आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, फिर असेसमेंट देना पड़ेगा। तो इस प्रकार पूरा 1 साल वो अपने ऑनबोर्डिंग डेट का ही इंतजार करते रह गए। मेरे पास में रोज कम से कम नहीं तो 10 कॉल विप्रोज, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के एम्प्लॉयज के ऐसे फ्रेशर्स के कॉल आते हैं जो ऑनबोर्डिंग डेट का ही इंतजार कर रहे हैं। बताइए। तो ये एक पुअर मैनेजमेंट का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल उठता है, बिल्कुल हरप्रीत, यहाँ पर एक सवाल उठता है। पहला, आपने कैंपसेस से बच्चे उठाए, आपने कैंपसेस से क्या बिना आपने हेड काउंट किए, नफरी करी और आपने रख लिए? आपने कुछ बेसिक इंटरव्यूज लिए होंगे, तो वहां पर आपका सिलेक्शन क्या था? पहला सवाल। उसके बाद आप लाते हैं बच्चों को, ऑनबोर्ड करते हैं, आप उनको ऑनबोर्ड करने के बाद ट्रेनिंग देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी ट्रेनिंग में ही कोई खामी रही होगी? जो इतने सारे बच्चे जो हैं वो ट्रेन नहीं हो पा रहे हैं। 1-2 बच्चों की बात नहीं है। अगर 1-2 बच्चा बाहर हो रहा है तो शायद हो सकता है कि वो केपेबल ना हो, लेकिन इतने सारे बच्चे, तो क्या कभी इस जो भी कंपनी है, मैं तो सारी कंपनियों की बात कर रहा हूं, इनको सोचना चाहिए कि ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या ये कभी आत्म मंथन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं कहीं उसी में तो प्रॉब्लम नहीं है और बच्चों को आप निकाल दे रहे हैं रातों रात? तो इस पर अगर हम इसके ऊपर और डिस्कशन करें तो एंड पॉइंट में जाकर क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात जो मैंने आपके सामने रखी वही सिद्ध होगी कि कंपनीज को जब दिख रहा था कि ग्लोबल मार्केट में आईटी एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा डिमांड है और कहीं ऐसा ना हो हमारे पास कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस आए जिसके अंदर हम बिलिंग के लिए एम्प्लॉयज ही ना दिखा पाए, इसलिए ऑफर लेटर्स देकर अपने ये समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने बैंक में एम्प्लॉयज 12,000-13,000 एम्प्लॉयज को ऑफर लेटर देकर रखा था कि कल को प्रोजेक्ट आया तुरंत हम इन एम्प्लॉयज को डेट देंगे, ज्वाइन कराएंगे और इनकी बिलिंग शुरू हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अपना मुनाफा देखा। अब देखिए कारण उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, उन कारणों पे बिल्कुल जी हाँ आप बिल्कुल जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत सारे कारण उसमें हो सकते हैं। आपके डिसीजन मेकिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब अचानक से इतने सारे बच्चे आपको कुछ 3 महीने पहले ये सारे के सारे बिल्कुल पोटेंशियल एम्प्लॉय लगे, तभी तो आपने लिया उनको इंटर्नशिप के लिए, पेड इंटर्नशिप या नॉन पेड के लिए। वो पोटेंशियल एम्प्लॉय अचानक से 3 महीने बाद आपको नजर आते हैं कि साहब वो तो किसी काम की नहीं है, इंटरनल टेस्ट में फेल हो गए। तो इसमें अब हम अभी किसी नतीजे पे तो नहीं पहुंच सकते, ये तो जांच का विषय है, लेकिन आप लोगों ने सरकार तक बात पहुंचाई है तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बट इन कंपनीज को जो है वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता तो है ही, और जो सही बात है वो जो है पब्लिक डोमेन में लाना भी इन कंपनीज की जिम्मेदारी है, ताकि एक आम एम्प्लॉय के साथ खिलवाड़ ना हो, उसे ये ना लगे कि वो ठगा गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जनवरी को मुंबई को मेट्रो लाइन 2A के साथ अंधेरी ईस्ट से दहिसर को जोड़ने वाली मेट्रो 7 का उद्घाटन किया। अब इन मेट्रो से आम लोगों ने सफर करना शुरू कर दिया है। इन नई मेट्रो में सफर को लेकर कैसा है आम मुंबईकर्स का एक्सपीरियंस, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पांडे। मुंबई में मेट्रो लाइन 2A और 7 की शुरुआत हो गई है। ऐसे में हम आ पहुंचे हैं उन्हीं स्टेशनों में से एक स्टेशन पर जहां से ये मेट्रो लाइन गुजरती है। आइए सीधा मुंबईकरों से बात करते हैं और उन्हीं से समझते हैं कि उनका इस ट्रेन के बारे में क्या कहना है, कितनी सुविधाजनक है और किस तरह से ये जो ट्रेन है उन्हें लुभा रही है। आइए सीधा इन्हीं से बात करके समझते हैं। सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हम आपसे समझना चाहेंगे कि पहले जो समय लगता था अब मेट्रो होने के बाद कितना कन्वीनियंट हो गया? बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बिकॉज ऑलरेडी ट्रैफिक और पोल्यूशन दो बहुत मेजर चीज़ है बॉम्बे में। और अभी लगता है कि चलो 20 मिनट से हम अंधेरी से पहुंच गए दहिसर से पहुंच गए 20 मिनट, ना हमें किसी वेट करना पड़ता है। सबसे पहले तो ऑन टाइम है, सब चीज़ हमारे टाइम के हिसाब से होता है। वी नो व्हाट टाइम वी आर लीविंग, व्हाट टाइम वी आर गोइंग टू रीच, सो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। एक्चुअली मुंबई मेट्रो तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, बहुत लेट आई।
पहले कॉलेज में जाने में काफ़ी टाइम लगता था बाय रोडवेज और ट्रैफिक भी काफ़ी बीच में आता था, उसके कारण हमारे लेक्चर्स मिस हो जाते थे। और अभी मेट्रो है तो काफ़ी इजीली पहुंच सकते हैं। इट barely टेक्स हाफ एन आवर और लेस। कॉलेज में जाने के लिए इजी हो गया मेरा रूट और कॉस्ट सेविंग हो गया बहुत अच्छा, तो लाइफ इज़ मेड ईजियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब फाइनली हम लोग तेज़ जा पा रहे हैं जगह से जगह, और पोल्यूशन भी प्रॉब्लम नहीं है अब, और अब कन्वीनियंट भी हो गया कि हम लोग प्लान कर सकते हैं पूरा दिन अपना। बहुत अच्छा हो गया, बहुत कन्वीनियंट हो गया एक्चुअली। पहले लोकल में सब वेट करना होता था, और फ्रीक्वेंसी ट्रेन्स वो भी अच्छी है बट वहाँ बहुत भीड़ होती थी। अभी यहाँ पे बहुत कन्वीनियंटली अंधेरी जैसे जगह पे अगर हमें जाना है तो बहुत आसानी से हम जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ से सब नियर बाई है, बिजनेस पार्क्स हो या कॉलेजेस हो, सो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। जैसा कि आपने सुना, लोगों को मेट्रो लाइन शुरू होने के बाद जो है काफ़ी तरह का जो है कन्वीनियंस फील हो रहा है, और उनका कहना है कि आने वाले समय में जो है इसी तरह का सर्विसेज सरकार को और शुरू करनी चाहिए ताकि उनके हित में और सही तरीके के फैसले लिए जा सके। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट रवि हुंबरकर के साथ सारा पांडे, जी मीडिया। और इंडिया 360 की खास पेशकश मामला क्या है का वक्त हो गया है। अब बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो टसल चल रहा है। देखिए, पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, और छत्तीसगढ़ पहला राज्य नहीं है जिसने इस तरह की स्कीम को लागू करने की बात कही है। इससे पहले हिमाचल, पंजाब समेत कई राज्य इसे लागू करने की बात कह चुके हैं। इनफैक्ट हिमाचल का तो पूरा चुनावी जो है इस मुद्दे पर लड़ा गया। लेकिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर खुद आरबीआई ने सरकारों को चेतावनी दी है। आज मामला क्या है, हम आपको बताएंगे कि ये पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है, और आखिर स्कीम से इकोनॉमी के लिए किस तरह की चिंताएं पैदा हो सकती हैं। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम का पूरा मामला क्या है। जब भी चुनाव का वक्त आता है तो अक्सर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर चर्चा शुरू हो जाती है। अब कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू भी कर दिया है। पंजाब, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की घोषणा हुई है। वहीं महाराष्ट्र ने भी कहा है कि वो इसे लागू करने पर विचार कर रहा है। जहां कई राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने में लगे हुए हैं, वहीं केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि आरबीआई भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के जोखिम गिना चुका है। आपको इन जोखिम के बारे में बताएं, उससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को समझते हैं। पुरानी पेंशन योजना में पैसे का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए होता है। रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उनके परिजन को पेंशन मिलती है। इस योजना में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। इसके अलावा 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान है। स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना होता। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को 2004 में बंद कर दिया था। इसी दौरान नई पेंशन योजना को भी लागू कर दिया गया था और धीरे धीरे सभी राज्यों ने भी इसे लागू कर दिया था। नई पेंशन योजना में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। वहीं सरकार की तरफ से 14% का योगदान दिया जाता है। इसमें रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है। यही वजह है कि आरबीआई भी इसे लागू करने के खिलाफ है। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने के लिए कई जोखिम खड़े होंगे। भविष्य में पेंशन के लिए खर्च जुटाना राज्यों के लिए काफी मुश्किल होगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये भी आशंका जाहिर की है कि इससे दूसरे विकास कार्यों पर होने वाला खर्च भी प्रभावित होगा, क्योंकि राज्यों को ज्यादा पैसे पेंशन मद में आवंटित करने पड़ रहे हैं। एसबीआई के इकोनॉमिस्ट ने भी इसको लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना आने वाले समय में इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले से ही कर्ज में डूबे राज्यों के लिए ये योजना नई मुसीबत ला सकती है और उनका वित्तीय खर्च काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। भले ही कुछ राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। केंद्र के रुख से पता चलता है कि फिलहाल सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 याद रखिएगा। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।